कहां तक पहुंचे हम लोग? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन करेंगे, है ना। चलो शुरू करते हैं फिर। देखो कल बात चल रही थी कि हमने कहा कि हमारे पास ना प्राइमरी मेरिस्टेम है जैसे, और प्राइमरी मेरिस्टेम ने हमने पढ़ा कि जैसे रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि प्लांट के एपेक्स वाले रीजन्स में होता है, उसका काम है कंटिन्यू सेल डिवीजन करना। जब कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन करता है और नई सेल्स को बनाता है, तो जितनी सेल है उसका जस्ट डबल हो जाएंगी माइटोसिस में, क्योंकि एक सेल से दो सेल बनेंगी। मैंने एग्जांपल लेके बताया आपको कि मान लो हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम जो है उसमें कितनी सेल्स हैं, 10 सेल्स हैं। ये सेल्स क्या करेंगी? सेल डिवीजन करेंगी। सेल डिवीजन से क्या बनेंगी? न्यू सेल्स। तो न्यू सेल्स यहां कितनी हो जाएंगी? 20। उन 20 में से 10 क्या रहेंगी? फिर से मेरिस्टेमेटिक ही रहेंगी। लेकिन जो बाकी 10 हैं वो क्या हो जाएंगी? मैच्योर हो जाएंगी। सही है बात या नहीं? और इनके मैच्योर होने के लिए हम बताएंगे कि भाई जो प्रोसेस होगा उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। सही है बात या नहीं? अब आप बताओ कि जो पहली बार यहां मैच्योर हुआ है टिश्यू, उसे हम नाम देंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या नाम देंगे? इसमें जैसे आपको याद करना है, एक तो प्राइमरी कॉर्टेक्स का नाम, एनाटॉमी पढ़ोगे तो पता चलेगा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्लांट में बनने वाले प्राइमरी टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, जिनको हम नाम दे रहे हैं बच्चे क्या? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ऐसे एग्जांपल है हमारे पास प्राइमरी टिश्यू के। तो इस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। यहां जो सेल्स हैं जो मैच्योर हो गई हैं, क्या हो गई हैं? ये सेल साइकिल की जी नॉट फेज में आ गई हैं। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि लॉस द डिवीजन एबिलिटी। और सेल साइकिल में जब हम पढ़ते हैं ना सेल साइकिल को, तो जब कोई सेल अपने डिवीजन की एबिलिटी का लॉस कर देती है तो उस फेज को जी नॉट फेज कहा जाता है। जी नॉट फेज की सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं, ऐसे आपको याद करना है। क्या याद करोगे? कि जी नॉट फेज की जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? जब जी नॉट फेज में सेल आ गई और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन गया और सेल ने अपने डिवीजन एबिलिटी का क्या कर दिया? लॉस कर दिया, तो इसको हमने नाम दे दिया परमानेंट टिश्यू। लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि प्लांट्स में जरूरत पड़ने पर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जरूरत पड़ने पर जो सेल्स डिवीजन की एबिलिटी खो चुकी हैं वो फिर से डिवीजन कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे कहीं चोट लग जाए और जख्म हो जाए, तो वहां की जो सेल्स डैमेज हुई हैं उन सेल्स को रिप्लेस करने का काम सेल डिवीजन करता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो जो सेल्स ऑलरेडी परमानेंट हो चुकी हैं वो सेल्स फिर से डिवाइडिंग हो सकती हैं। जो सेल्स परमानेंट हो चुकी हैं वो फिर से डिवाइडिंग हो सकती हैं। इसका मतलब एक मैच्योर सेल फिर से डिवीजन के लायक हो सकती है। और आप बताइए कि जब कोई मैच्योर सेल डिवीजन के लायक होगी तो हम उसे नाम देंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या नाम देंगे? और आप बताइए कि जब मैच्योर टिश्यू डिवीजन के लिए जाएगा तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। और जब कोई मैच्योर टिश्यू डिवीजन के लिए जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करता है, तो इस प्रोसेस को हम डी डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। मींस कि डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा हो रहा है। डिफरेंशिएशन में क्या था कि मेरिस्टेम से बनने वाली नई सेल्स मैच्योर हो रही थी, तो डी डिफरेंशिएशन में जो मैच्योर सेल है वो डिवीजन करने के लिए लायक हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसमें जैसे आप एग्जांपल याद करोगे सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर, एक तो आप याद करो कॉर्क कैम्बियम, एक आप याद करो वेस्क्यूलर कैम्बियम। क्या याद करोगे? कॉर्क कैम्बियम और वेस्क्यूलर कैम्बियम, जो कि प्लांट की गर्थ, वेट, डायामीटर इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। फिर आप बताओगे कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम की सेल्स हैं ये सेल्स फिर से सेल डिवीजन करेंगी, और सेल डिवीजन करके क्या करेंगी?
न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। सही है। ये जो नई सेल बनी है, बोलो ये फिर से क्या होंगी? मैच्योर, मतलब फिर से अपने आप को मैच्योर करेंगी, लेकिन इस बार इसको हम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? तो बोलो, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनने वाली सेल जब मैच्योर होती है तो उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या नाम देते हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। लेकिन जब एक सेकेंडरी मेरिस्टेम से नई बनने वाली सेल्स मैच्योर होती हैं तो उसको नाम क्या देते हैं? तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, बोलो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोयम। सही है बात या नहीं? और आप बताइए कि जब कोई सेकेंडरी मेरिस्टेम से नई बनने वाली सेल्स फिर से क्या होंगी? मैच्योर। तो इस प्रोसेस को हम रीडिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? रीडिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन एक ही बात है, बस फर्क इतना है कि डिफरेंशिएशन में प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू से बनने वाली सेल मैच्योर होती हैं और रीडिफरेंशिएशन में सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनने वाली सेल्स मैच्योर होती हैं। मैच्योरिटी का प्रोसीजर सेम रहता है जो हमने फेजेस ऑफ ग्रोथ में पढ़ा था, एलोंगेशन से मैच्योरेशन की तरफ। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो सिनेरियो सेम है दोनों का, बस टर्म्स जो है, डिफरेंशिएशन है वो प्राइमरी मेरिस्टेम से मैच्योरिटी के लिए है और रीडिफरेंशिएशन जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम से मैच्योरिटी के लिए है। लेकिन जब कोई मैच्योर टिश्यू डिवीजन करना शुरू करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डी डिफरेंशिएशन। मैं आपको ये बात भी यहां क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला ये जो टॉपिक है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ये कह के छोड़ दिया जाता है कि भाई ये तो एनाटॉमी का है। कि अगर आप मेरे से अब काउंटर पे या मेरे से अभी क्लास में काउंटर क्वेश्चन मुझे करेंगे तो मुझसे आप पूछेंगे कि सर ये कॉर्टेक्स क्या है, जाइलम क्या है, फ्लोयम क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा कि बेटा एनाटॉमी में पढ़ेंगे। कैम्बियम क्या है, कॉर कैम्बियम कैसे बनती है, वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बनती है, तो मैं आपसे कहूंगा कि कब पढ़ेंगे? एनाटॉमी में। लेकिन क्या होता है कि यहां पर ये बात बोलकर इस टॉपिक को छोड़ दिया जाता है कि ये टॉपिक तो एनाटॉमिक है। लेकिन आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं कि एनाटॉमी पढ़ाते टाइम केवल और केवल आपको इतना ही पढ़ाया जाता है जितना मैं आपको बोर्ड पे अभी बता रहा हूं, इससे आगे कोई बात नहीं की जाती। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि 11th क्लास की एनसीईआरटी में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जब पोर्शन हम ये पढ़ते हैं तो इसमें इन सब टर्मिनोलॉजी के अलावा 4 और एक्स्ट्रा बातें हमें बताई गई हैं जो केवल और केवल आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में मिलता है, एनाटॉमी में नहीं मिलता। तो जब बच्चे को ये कह के बोल दिया जाता है कि भाई ये टॉपिक तो आपको एनाटॉमी में करना है, तो वो 4 बातें भी क्या हो जाती हैं। लेकिन अगर कल को एग्जाम में आ गया तो, और वो चारों बातें कहां लिखी गई हैं? एनसीईआरटी के अंदर। पहले तो मुझे बताओ कि ये डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन का मीनिंग आप समझ पाए हैं या नहीं? तो अब आप देखिए कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, पेज नंबर 245 पर, इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है ना इसका, डिफरेंशिएशन डी और री डिफरेंशिएशन का, सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब ए ट्यूमर, कि आप ट्यूमर को डिस्क्राइब कैसे, ये तो कुल लिख रखा है ना आप लोगों ने बच्चे, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है आपके पास पेन से आंसर, इसलिए डी डिफरेंशिएशन। लेकिन अपने को तो सबको साथ में लेके चलना है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब ए ट्यूमर, कि भाई आप एक ट्यूमर को कैसे डिफाइन करोगे? डिफरेंशिएशन से, डी डिफरेंशिएशन से या री डिफरेंशिएशन से? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज ट्यूमर? व्हाट इज ट्यूमर? कौन बताएगा? और
मेरा क्वेश्चन अब भी यही है कि व्हाट इज ट्यूमर क्योंकि सब कोज बता रहे हैं, ट्यूमर कोई नहीं बता रहा। हाँ बेटा, हाँ, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस डिवीजन इज द कॉज ऑफ द ट्यूमर। मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज ट्यूमर। बिग क्लस्टर्स ऑफ द सेल, और आज के बाद आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बताइए अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल्स इन मैच्योर पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो मैच्योर पार्ट होता है ना, वहां पर सेल्स डिफरेंशिएटेड होती हैं। आप याद करो, मैंने कहा था कि एलोंगेशन से मैच्योरेशन की तरफ जब चलते हैं तो उस पोर्शन को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते? ट्यूमर क्या है? ट्यूमर किसी मैच्योर पार्ट के अंदर एक ऐसा मास है सेल्स का जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन से बना है, लेकिन बॉडी का पार्ट नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड है। वो बॉडी के पार्ट में कहीं नहीं आ रहा, उसने किसी सेल का फॉर्मेशन नहीं किया, बस वो ऐसे एक ग्रुप बन गया सेल्स का जो डिफरेंशिएटेड है ही नहीं। तो आपको बोलना जरूरी है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल्स। एक तो ये बात सबने बोला, उसने कहा कि सर वो एबिलिटी खो देते हैं कंट्रोल की, उसने कहा कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन। सही है बात या नहीं? तो बात ठीक है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन समझ गया मैं बात, कि सेल डिवीजन से अनडिफरेंशिएटेड मास सेल्स का बन गया, ये भी मैं समझ गया बात। लेकिन कहां बना, मैच्योर पार्ट में या इमेच्योर पार्ट में? मैच्योर बोलना जरूरी है, मैच्योर, क्योंकि प्लांट बॉडी का जो इमेच्योर पार्ट है जिसको हम मेरिस्टेम कहते हैं, वो तो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते हैं, लेकिन क्या वो ट्यूमर बनाने के लिए डिवाइड करते हैं? नहीं करता। जब कोई मैच्योर सेल अनकंट्रोल डिवीजन करना शुरू करे, और ट्यूमर मैच्योर पोर्शन में आपको दिखता है बेसिकली, जनरली बात आपको ये याद करनी है। सही है? अब मुझे बताओ, उन्होंने कहा कि हाउ यू डिस्क्राइब ए ट्यूमर। ट्यूमर बनता कहां है? मैच्योर पार्ट में। अनकंट्रोल डिवीजन कौन सी सेल में हुआ? मैच्योर सेल में। और क्या वो डिफरेंशिएटेड मास था या अनडिफरेंशिएटेड? तो फिर इसका मतलब डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी मैच्योर सेल ने अनकंट्रोल डिवीजन किया है। तो बताओ फिर ट्यूमर को कैसे डिस्क्राइब करोगे? डी डिफरेंशिएशन से, कि मैच्योर सेल अनकंट्रोल डिवीजन करती है और मास ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनाती है बॉडी के अंदर। तो हाउ यू वुड यू डिस्क्राइब ए ट्यूमर? हाउ वुड यू डिस्क्राइब ए ट्यूमर? डी डिफरेंशिएशन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो इसी में ही। उन्होंने कहा कि भाई एक प्लांट है, इस प्लांट से एक पैरेनकाइमा सेल को अलग किया हमने, इस पैरेनकाइमा सेल को रखा टिश्यू कल्चर में। सही है? और फिर ये सेल क्या कर रही है? सेल डिवीजन। तो बताओ इसको क्या आप समझाओगे, इस सेल डिवीजन को क्या समझाओगे? तो सबसे पहले तो ये समझो कि जो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है ना बच्चे, कौन सा? ये एक मैच्योर टिश्यू का पार्ट है। मैच्योर टिश्यू में दो पढ़ते हैं, परमानेंट टिश्यू के अंदर दो टिश्यू पढ़ते हैं हम, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में तीन पोर्शन है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा वो टिश्यू है जो प्लांट बॉडी में मैच्योरिटी पर सबसे पहले बनता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए पैरेनकाइमा एक मैच्योर सेल है या इमेच्योर? तो हमने प्लांट से कौन सी सेल अलग करी, फिर उसमें क्या करवाया? तो बताओ कि जब कोई मैच्योर सेल डिवीजन करती है तो क्या कहते हैं? तो इसका भी आंसर क्या जाएगा? तो दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर क्या है? डी डिफरेंशिएशन। सही है बात या नहीं? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आप बताओ, प्राइमरी मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं वो कंटिन्यू क्या करती हैं? डिवाइड, डिवीजन करती हैं। तो इससे हमने बोला था, याद करो, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। याद है आपको? हमने कहा था कि थ्रू आउट द लाइफ न्यू सेल्स प्लांट बॉडी में ऐड होती रहती हैं, थ्रू आउट द, नई सेल्स प्लांट बॉडी में ऐड होती रहती हैं। और जब नई सेल्स प्लांट बॉडी में, नई सेल्स प्लांट बॉडी में
ऐड होती रहती हैं, तो हम कहते हैं कि भाई इसे हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर ग्रोथ कैसी है और लगातार नई सेल्स प्लांट बॉडी में क्या हो रही हैं, तो आप बताओ कि डिफरेंशिएशन भी तो फिर ओपन हुआ ना। क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ अगर नई सेल्स प्लांट बॉडी में ऐड होती रहेंगी, तो क्या वो ऐड होने वाली नई सेल्स मैच्योर भी होती रहेंगी? बिल्कुल होती रहेंगी। अगर वो मैच्योर ना होती तो फिर उनका ग्रोथ में क्या काम? क्योंकि ग्रोथ की फेजेस में हमने कहा सेल डिवीजन, एलोंगेशन और मैच्योरेशन। इसका मतलब ग्रोथ होने के लिए जो सेल डिवाइड करके नई ऐड हुई हैं, उनका मैच्योर होना भी तो जरूरी हुआ या नहीं हुआ? तो अगर आपके पास लगातार सेल्स के ऐड होने की वजह से ग्रोथ ओपन है, तो बोलो कि डिफरेंशिएशन भी तो ओपन है। ग्रोथ अगर ओपन है तो डिफरेंशिएशन भी ओपन है। क्योंकि ओपन डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो सेल्स लगातार नई क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, वो आगे मैच्योर होकर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का क्या कर रही हैं? फॉर्मेशन। तो तीसरी बात, पहली बात तो ट्यूमर को कैसे डिस्क्राइब करें, दूसरी बात की टिश्यू कल्चर के अंदर एक परमानेंट सेल को लाकर डिवाइड करें तो उसे कैसे डिस्क्राइब करें, तीसरी बात कि अगर ग्रोथ ओपन है तो डिफरेंशिएशन भी ओपन ही होगा। ग्रोथ ओपन है तो डिफरेंशिएशन भी ओपन ही होगा, क्योंकि लगातार नई ऐड होने वाली सेल्स लगातार मैच्योर भी तो हो रही हैं। यस और नो? और चौथी बात क्या है, बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स डिपेंड्स ऑन लोकेशन विद इन द प्लांट बॉडी। वो अपनी लोकेशन पर डिपेंड करते हैं कि प्लांट बॉडी में उनकी लोकेशन कैसी है, उसी टाइप के टिश्यू में वो डिफरेंशिएट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैं आपसे कहूं कि भाई अपने पास ना कोई एक प्लांट है ये, और इस प्लांट का ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये वाला पोर्शन। इस एपिकल मेरिस्टेम का मैंने टीएस पढ़ा। क्या पढ़ा? तो आप बताइए कि टीएस में हमें दिखा मास ऑफ द सेल्स, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एपिकल मेरिस्टेम है, तो सारी सेल्स लगभग कैसी हैं? एक जैसी। हाँ या ना? यस और नो? अब आप देखो कि जब ये मेरिस्टेम डिवाइड करके नई सेल्स को बनाएगा, और वो नई सेल्स जब प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी, किसका फॉर्मेशन करेंगी? तो आप बताओ कि जो सेल्स सबसे बाहर की तरफ होंगी, सबसे, वो बनाएंगी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को, और जो सेल्स बिल्कुल सेंटर में होंगी वो बनाएंगी वेसिकुलर टिश्यू को। किसको? और जो इनके बीच में होंगी वो बनाएंगी ग्राउंड टिश्यू जैसे कि कॉर्टेक्स को। इसका मतलब जो सेल है कहां पर, सबसे बाहर की तरफ, वो किस में डिफरेंशिएट हो रही है? इसका मतलब बाहर वाली सेल जो है वो अंदर जाके ये थोड़ी कहेगी कि भाई बाहर एटमॉस्फेयर के साथ मेरा इंटरेक्शन ठीक नहीं है, मुझे तो अंदर ले लो, मैं वेस्कुलर बंडल बना रहा हूं। और अंदर वाली वेस्कुलर बंडल बनाने वाली सेल ये थोड़ी कहेंगी कि भाई अंदर मेरा दम घुट रहा है, मुझे तो बाहर ले लो, मैं तो बाहर एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर लूंगी और मेरे को तो एपिडर्मल टिश्यू बना लूंगी। बोलो, जो सेल जिस लोकेशन पर है उसी टाइप के टिश्यू में डिफरेंशिएट होगी। अगर पेरिफेरल सेल है तो एपिडर्मल सेल्स बने, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनेगा। सही है बात या नहीं? देखो वो जो क्वेश्चन था ना अपना अनडिफरेंशिएटेड मास वाला, उसका आंसर विपुल नाम के बच्चे ने ठीक दिया था। मास ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इन द मैच्योर रीजन। ट्यूमर, व्हाट इज ट्यूमर बोला था ना मैंने आपसे, आप लोगों ने कॉज बताया सबने मुझे ट्यूमर होने का कारण। उसने तो गीत ही बहुत लंबा सारा चौड़ा गा दिया था, टीलोमेरेज, उसको याद नहीं था एक्चुअली, वो कोशिश कर रहा था टीलोमेरेज एंजाइम की एक्टिविटी को समझाने की। टीलोमेरेज इनहिबिटर फैक्टर होता है बच्चे, जो कोज है ऑन्कोजीन्स के लिए, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो वो कहानी बताना चाह रहा था वो, लेकिन उसको प्रॉपर याद नहीं था। फिर वो लास्ट में उसने कहा कि भाई सेल अपना कंट्रोल खो देती है। पहले तो इंग्लिश में लगा रहा, फिर उसको समझ आया कि इंग्लिश में पार नहीं पड़ रही, फिर लास्ट में बोला कि सेल अपना कंट्रोल खो देती है। नहीं समझ, लेकिन सबने कोज बताया। मैं पूछ रहा था व्हाट इज ट्यूमर, तो ऐसे समझ रहे, तो उसने, विपुल ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो ये बात आप मेरी समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो आप बताइए, लोकेशन पर डिपेंड करता है, मतलब जिस लोकेशन पर सेल है उसी टाइप के टिश्यू में क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट। अगर पेरिफेरल है तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेंटर में है तो वेसिकुलर बंडल टिश्यू,
और अगर बीच में कहीं है तो ग्राउंड टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू होता है। जैसे पित्त की बात कर लो, पित्त पैरेन्काइमा की बात कर लो, कॉर्टेक्स की बात कर लो, ऐसे जो सेल्स बनाते हैं उनको ग्राउंड टिश्यू कहते हैं हम। क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप? यस और नो? और जो देखो ये जो लाइन मैंने समझाई है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, और ये तो आप एनाटॉमी में भी पढ़ोगे, लेकिन ये चार बातें, एक तो ये कि ट्यूमर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, पैरेन्काइमा सेल को टिश्यू कल्चर में कैसे डिस्क्राइब करते हैं, डिफरेंशिएशन ओपन होता है और डिफरेंशिएशन लोकेशन पर डिपेंड करता है। ये बातें आपको एनाटॉमी में नहीं बताई जाती हैं, तो वो यहीं से करनी होती हैं आपको। क्या आपको ये टॉपिक क्लियर है? कुछ पूछेंगे कोई? जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं क्या उनको भी समझ आ रहा है? अगर हाँ तो रिप्लाई करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? डेवलपमेंट की। किसकी? बिल्कुल डेवलपमेंट की बात करेंगे। ग्रोथ पढ़ लिया, कल ग्रोथ पढ़ के गए थे हम, कंडीशंस फॉर द ग्रोथ तक। आज डिफरेंशिएशन भी कर लिया। अब हम शुरू करते हैं किसको? देखो एनसीईआरटी ने जो हमें डेवलपमेंट टॉपिक पढ़ाया है वो पर्टिकुलर किसी एक सेल को एग्जांपल मानते हुए पढ़ाया है। किसको? लेकिन आपको ये बात समझनी है कि एक सेल, बोलो ऐसे, एक टिश्यू, एक ऑर्गन, एक ऑर्गेनिज्म, सबके लिए डेवलपमेंट तो आपको सेम ही पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी ने हमें सेलुलर लेवल पर पढ़ाया है। जो सेल के साथ वो टिश्यू के साथ, जो टिश्यू के साथ वो ऑर्गन के साथ, जो ऑर्गन के साथ वही तो ऑर्गेनिज्म के साथ। एनसीईआरटी कह रही है कि भाई डेवलपमेंट जब भी आपको करना है तो आपको डेवलपमेंट करना है मेरिस्टेमेटिक सेल से। तो देखो आपको सेल कह रही है एनसीईआरटी की, एक हमारे पास कौन सी सेल है? मेरिस्टेमेटिक सेल है। बोलो एक सेल है। सही है। फिर एनसीईआरटी ने यहां एक एरो खींचा, लिखा प्लाज्मेटिक ग्रोथ। क्या लिखा? प्लाज्मेटिक ग्रोथ। बोलो ग्रोथ ऑफ द साइटोप्लाज्म। फिर एरो यूं गया, लिख देता हूं फेजेस में। आपको अगर याद हो तो एस फेज पढ़ते हैं ना हम, इसको मान लो G1 एस, G2 फेज, और फिर एम फेज, जिसमें डिवीजन होता है। और आप बताइए एक सेल दो सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। एनसीईआरटी पेज नंबर 163 देखो आप, 163। आपने अभी सेल बायोलॉजी पढ़ी नहीं है, सेल डिवीजन अभी पढ़ा नहीं है। ऊपर एक फ्लो आपको वो डायग्राम दिखेगा, वहां एक सेल डिवीजन के लिए जा रही है, पहले G1 फेज में, फिर एस में, फिर G2, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और साइटोकाइनेसिस हो गए, दो सेल बन गई वहां पर, है ना? तो उसी सेल साइकिल का डायग्राम बनाया मैंने आपके लिए यहां पर। तो ये क्या है? सेल साइकिल। इसलिए एनसीईआरटी ने ये लाइन डॉटेड खींची है, देखना आप, क्योंकि इसमें मल्टीपल इवेंट्स हैं, ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी ने डॉटेड लाइन बनाई है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? वो फेज जिसमें सेल साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करती है, सीधे बैठेंगे भाई सबके सब, है ना? वो फेज जिसमें सेल साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करती है उसे G1 फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? G1 फेज से आती है एस, एस से आती है G2, G2 से एम, और एम से डिवीजन होकर सेल कितनी बन जाती हैं? तो आप बताओ एक सेल से कितनी सेल हो गई? अब दोनों सेल्स में से एक सेल कहे कि भाई मैं तो करूंगी डिवाइड, एक सेल तो क्या कह रही है कि मैं क्या करूंगी, और दूसरी सेल कह रही है कि मैं डिवाइड नहीं करूंगी, मुझे तो मैच्योर होना है। बोलो जिसको मैच्योर होना है वो एलोंगेशन करेगी, क्योंकि फेजेस ऑफ ग्रोथ में ऐसे तो पढ़ते हैं हम। और एलोंगेशन होते होते बोलो डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा? और डिफरेंशिएशन होते होते मैच्योरेशन होगा, और मैच्योरेशन होने से क्या बनेगी? मैच्योर सेल। और फिर ये मैच्योर सेल एनसीईआरटी कह रही है जाएगी किसमें? सेनेसेंस में। सेनेसेंस का मतलब बायोलॉजी में होता है क्या? एजिंग, ओल्ड हो जाना, बूढ़ा हो जाना। ठीक है। प्लांट्स के केस में हम सिनेसेंस टर्म यूज करते हैं, सिनेसेंट लीफ, सिनेसेंट प्लांट, सिनेसेंट ऑर्गन, ऐसे बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो एजिंग के थ्रू निकल गए,
उनकी एज हो गई है, वो बूढ़े हो गए हैं। तो बायोलॉजी में प्लांट्स के लिए, बॉटनी के लिए टर्म यूज करते हैं क्या? सीनेसेंस। और फाइनली इस सेल की क्या हो जाएगी? डेथ। यही तो डेवलपमेंट है। एक मेरिस्टेमेटिक सेल का मैच्योर सेल में कन्वर्जन ही डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब यहां से लेकर यहां तक का ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? डेवलपमेंट। जिसमें दो चीजें आपको याद करनी है। एक आपको याद करना है प्लाज्मेटिक ग्रोथ, और एक याद करना है डिफरेंशिएशन। बोलो, ग्रोथ होगी तो एलोंगेशन होगा, और डिफरेंशिएशन होगा तो? और आप बताओ, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। ये किसका डेवलपमेंट पढ़ाया? सेल। एक सेल का, एक प्लांट सेल का, एक मेरिस्टेमेटिक सेल से मैच्योर सेल का डेवलपमेंट। लेकिन अगर आप यहां पर टिश्यू पढ़ेंगे तो वो भी ऐसा ही होगा, ऑर्गन पढ़ेंगे तो वो भी ऐसा ही होगा, और ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तो वो भी ऐसा ही होगा। क्योंकि जो ग्रोथ सेल्यूलर लेवल पर चल रही है वही तो मेरी बॉडी की ग्रोथ है। क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल ही होती है। तो जो काम सेल के साथ हो रहा है वही काम एक ऑर्गेनिज्म के साथ, एक ऑर्गन के साथ, एक टिश्यू के साथ पढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और हमने लास्ट लेक्चर में ये बात बहुत अच्छे से क्लियर करी थी कि डेवलपमेंट इज द सम ऑफ द प्लाज्मेटिक, मतलब ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। तो टोटल यहां एनसीईआरटी ने 4 प्रोसेस लिखे हैं। कितने? एक लिखा है प्लाज्मेटिक ग्रोथ, एक लिखा है एलोंगेशन, डिफरेंशिएशन, और तो बच्चा कहता है इन चारों प्रोसेस को एनसीईआरटी ने एरो खींच के एक के बाद एक क्यों नहीं लिखा? सही है बात या नहीं? तो बताइए कि ऐसा इसलिए है कि यहां प्लांट्स में एक प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, उससे पहले दूसरा शुरू हो गया। मतलब कुछ टाइम के लिए प्लाज्मेटिक ग्रोथ और एलोंगेशन साथ साथ चलते हैं। सही है बात या नहीं? ऐसे याद करो कि अभी एलोंगेशन पूरा नहीं हुआ, उससे पहले क्या शुरू हो गया? तो कुछ टाइम के लिए डिफरेंशिएशन और एलोंगेशन साथ साथ चलते हैं। और फिर आप बताओ कि अभी डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ, उससे पहले क्या शुरू हो गया? तो कुछ टाइम के लिए डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन साथ साथ चलते हैं। इसका मतलब एक प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही दूसरा स्टार्ट हो जाता है। इसलिए एनसीईआरटी ने इसको एक के बाद एक नहीं लिखा है। समझ रहे हैं? अगर एक के कंप्लीशन के बाद दूसरा शुरू होता तो एक एरो कंप्लीट करके हम दूसरा एरो शुरू करते। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? डेवलपमेंट। ये किसके लिए है? एक सेल के लिए। लेकिन आप इसे एक ऑर्गन के लिए, एक ऑर्गेनिज्म के लिए, एक टिश्यू के लिए पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी कह रही है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट। बोलो ऐसे। मतलब जब आप एक इमेच्योर सेल से, इमेच्योर ऑर्गन से, इमेच्योर ऑर्गेनिज्म से एक मैच्योर ऑर्गन, मैच्योर सेल, मैच्योर टिश्यू या मैच्योर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ड्यूरिंग प्लांट इंटरेक्ट विद देयर आउटर एनवायरमेंट। अपने एनवायरमेंट से क्या करता है? एंड एक्वायर द कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट एट मेच्योरिटी। जब वो मैच्योर होता है तो मैच्योरिटी पर उसमें जो कैरेक्टर्स आए हैं वो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आए हैं। अपने, क्योंकि रीजन क्या है? रीजन ये है कि प्लांट को अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। पूछो क्यों? क्योंकि प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता। हमारे पास लोकोमोशन है। हमारे अगर एनवायरमेंट में कोई चेंज आता है ना, हम एनवायरमेंट ही बदल देते हैं, क्योंकि हम एक जगह से चल के दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता, तो प्लांट को तो उसी एनवायरमेंट में सर्वाइव करना है। तो अगर एनवायरमेंट जैसा होगा वैसे ही अगर कैरेक्टर प्लांट में होंगे तो प्लांट लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्लांट इंटरेक्ट विद देयर आउटर एनवायरमेंट, भी अपने आउटर एनवायरमेंट से क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन करता है, हाँ या ना? एंड एक्वायर द कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। एंड दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट इज प्लास्टिसिटी। प्लांट की इस एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्या समझे? हाँ, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स को क्या करना? एग्जैक्टली, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स को क्या करना?
हाँ डेवलप कर लेना डेवलपमेंट के दौरान। चेंज तो मैच्योरिटी के बाद तो क्या चेंज होगा, लेकिन मैच्योर होते होते कैरेक्टर ही ऐसे डेवलप कर लो ना कि जैसा एनवायरमेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो मैच्योर होते होते वो कैरेक्टर्स ही ऐसे डेवलप करता है ताकि क्या हो जाए, एनवायरमेंट उसको अडॉप्ट कर ले। नेचुरल सिलेक्शन, जो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं वही सरवाइव करते हैं, जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ढलते वो सरवाइव नहीं करते। तो वही तो केस है, सेम टू सेम। प्लांट ने सीखा हुआ है कि भाई मेरा एनवायरमेंट कैसा है, मुझे उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर डेवलप करने हैं। और प्लांट की इस एबिलिटी का नाम क्या है, प्लास्टिसिटी है। और प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो आप बताइए, हेटेरोफिली। क्या एग्जाम्पल है? हेटेरोफिली का मतलब है, बोलो, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स फाउंड ऑन द सेम प्लांट। फाउंड ऑन द फाउंड ऑन द एक ही प्लांट पर डिफरेंट टाइप की लीव्स का होना, हेटेरोफिली। फीली, फीलियस टर्म है लीव से, हेटेरो मतलब है डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स आर फाउंड ऑन सेम प्लांट इज नॉन एज। एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए आप, देखो एक तो लीफ होती है बर्ड कंडीशन में और एक लीफ होती है मैच्योर। मैं बात कर रहा हूं किसकी, लीफ की। जब किसी प्लांट पर लीफ बनती है तो क्या वो लीफ सीधा ही मैच्योर बनती है? नहीं, बोलो, बर्ड बनती है और वो बर्ड आगे लीफ में डेवलप होती है। सही है बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। अब आप बताइए कि हमारे पास एग्जाम्पल में, जैसे एक एग्जाम्पल तो पढ़ ले हम कॉटन, एक एग्जाम्पल पढ़ ले हम कोरिएंडर, और एक एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं मैंगो। हालांकि एनसीईआरटी ने हमें लार्कस पर पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? अरे आरडीएक्स क्या चाह रहा है भाई तू? हाँ फालतू में मैं पढ़ाई जा रहा हूँ वगैरह, ऐसे तो इंसाफ सर बोलते हैं। तो तू फिर इंसाफ सर की क्लास में बैठता ना, ऐसे नहीं। सिंपल बात है, टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बढ़िया तरीके से पढ़िए, मुझे किसी से कंपेयर मत करिए ना। मैं खुद को चाहता हूं कभी किसी से कंपेयर करिए मुझे आप। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं तो ये बात मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। चलिए, तो एक सिंपल बात समझे भाई, मेरा टेक्सटर है मेरा खुद का, मुझे पता है। इंसाफ सर का टेक्सटर है अपना खुद का, मुझे पता है। इतने साल से उनके साथ ही हूं मैं, बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप मतलब दूसरे टीचर्स का नाम लेके क्लासेस में काम चलाएं अपना, प्लीज ऐसा मत करिए आप। ये सिर्फ मेरी क्लास की बात नहीं है, ये हर किसी क्लास की बात की। ठीक है? मस्त तरीके से रहिए और पढ़ाई करिए बस ईमानदारी से, और कुछ नहीं। चलो, लीफ में आपको याद करना है एक तो बर्ड, और एक क्या याद करना है, मेच्योर लीफ। सही है। अब आप समझो कि जैसे लीफ की बात करूं मैं, तो एक तो होती है कॉटन लीफ, एक कोरिएंडर और एक मैंगो। ये तीन एग्जांपल लिए। हालांकि एनसीईआरटी ने यहां पर एक एग्जांपल हमारे लिए लिया है लार्कस्पर का। किसका? लार्कस्पर का। लेकिन लार्कस्पर की लीफ मैंने खुद ही नहीं देखी, तो मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे जनरल नेम नहीं पता एक्चुअली लार्कस्पर का। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, मैंने ढूंढने की कोशिश करी थी, मुझे मिला नहीं। बटरकप तो मिल गया था, रेननकुलस होता है, लेकिन लार्कस्पर मिला नहीं। तो मेरे को खुद ही जब पता नहीं तो मैं कैसे आपको समझाऊंगा। तो मेरे को वो पढ़ना ही पड़ता है वहां से कि प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में लार्कस्पर का एग्जाम्पल है ना। तो ऑथेंटिसिटी के साथ चलता हूं मैं, इसलिए मैंगो की लीफ हम सबने देखी है, तो उसका एग्जाम्पल बेस्ट है वो। यहाँ पर एनवायरमेंटल और डेवलपमेंटल हेट्रोफिली को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊंगा चीजों को लेकर। आप बताएं कि भाई मैं ना बाहर से तीन लीव्स तोड़ के लाया, एक लाया कॉटन की, एक कोरिएंडर की, एक मैंगो की। सही है। तीनों लीव्स को मैं लाया बर्ड कंडीशन में तोड़ के। किस कंडीशन में? बर्ड कंडीशन में तोड़ के लाया, रखा, मिक्स कर दिया, और फिर मैंने आपसे पूछा कि तीनों में से बताओ कौन सी लीफ कॉटन की है, कौन सी कोरिएंडर की और कौन सी मैंगो की। लेकिन लीफ है बर्ड कंडीशन में। तो बोलो किसी को नहीं पता, क्योंकि बर्ड का मतलब होता है बिल्कुल छोटी सी लीफ, यूं। सही है। और तीनों ही कंडीशन में आपको पता ही नहीं है कि कौन सी लीफ किसकी है। सही है बात या नहीं? जब तक मैं ना बताऊं, क्योंकि मैं तोड़ के लाया हूं। बच्चा कहता है मैं सूंघ के बता दूंगा, तो सूंघने की परमिशन है नहीं, क्योंकि कोरिएंडर में से स्मेल आती है थोड़ी, मतलब, है ना, सेपरेट सी पता चल जाती है कि हाँ भाई इसकी लीफ है। ये नहीं समझ रहे आप मेरी बात?
तो मैं कह रहा हूं देख के बताना है, नहीं देख के बता पा रहे क्योंकि तीनों एक जैसी दिख रही हैं। लेकिन जब यही लीफ इस प्लांट पर मैच्योर होती हैं तो मैच्योरिटी पर तीनों की जो स्ट्रक्चर है वो देखो आप। कॉटन की लीफ कुछ ऐसी होती है, कोरिएंडर की इररेगुलर शेप में, और मैंगो की लीफ एक रेगुलर शेप की लीफ ऐसे। अब आप बताओ कितने बच्चे तीनों लीफ अच्छे से बता सकते हैं? हर कोई बता सकता है देख के कि भाई ये तो है कॉटन, ये है कोरिएंडर, ये है। मतलब ये हो गया कि बर्ड कंडीशन में तो लीफ क्या थी, अलग, और मैच्योरिटी पर शेप कैसी आ रही है, ऐसे। बर्ड कंडीशन में तो शेप क्या थी, मैच्योरिटी पर। तो आप देखो ना, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है, उस पर बर्ड कंडीशन की लीफ तो यूं है और मैच्योर लीफ यूं है। ऐसे देखो इधर एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट पर बर्ड कंडीशन की लीफ तो यूं है और मैच्योर लीफ यूं है। ऐसे इधर देखो एक ही प्लांट है, बर्ड कंडीशन की लीफ यूं है और मैच्योर लीफ यूं है। बोलो सेम प्लांट डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ। अच्छा ये टाइप डिफरेंट कैसे हुआ? बोलो ड्यू टू डेवलपमेंट, कि जब बर्ड कंडीशन की लीफ मैच्योरिटी की तरफ आएगी तो इसे हम डेवलपमेंट ही तो बोलेंगे, हाँ या ना? क्योंकि आप बताओ मेरिस्टेम से मैच्योरिटी को डेवलप करने वाले प्रोसेस का नाम क्या है? तो ऐसे बताओ कि जो बर्ड है इसका मतलब है मेरिस्टेम है, और मैच्योरिटी पर आएगी तो हम बोलेंगे कि भाई बर्ड से मैच्योर लीफ का बनना मतलब लीफ का डेवलपमेंट, हाँ या ना? तो क्या शेप लीफ की वही है जो बर्ड कंडीशन में थी मैच्योरिटी पर भी? नहीं है ना, यस और नो? क्या मैच्योरिटी पर भी लीफ की शेप वही है जो बर्ड कंडीशन में थी? नहीं है ना? तो इसे हम बोलेंगे डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, कि ऐसी हेट्रोफिली जो डेवलपमेंट के कारण डेवलप हुई, डेवलपमेंट के दौरान डेवलप हुई। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और यहां मैंगो की जगह एग्जाम्पल किसका लिख लो आप? लार्कस्पर का। तो अगर आपसे पूछा जाए डेवलपमेंटल हेट्रोफिली का एग्जाम्पल किसका, तो आप एग्जाम्पल क्या देंगे? कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर। मैंगो का एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया था टॉपिक। तो बताओ एक ही प्लांट पर डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ, बर्ड कंडीशन में लीफ अलग है और मैच्योरिटी पर लीफ, बर्ड कंडीशन में लीफ अलग है और मैच्योरिटी पर लीफ। समझ रहे हैं बात या नहीं? हाँ हाँ हाँ, करता है तो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दिए वही पढ़ाऊंगा ना मैं तो। इसे क्या बोलेंगे? डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल। लेकिन एनसीईआरटी ने हमें एक एग्जाम्पल और दिया है, बटरकप। क्या एग्जाम्पल दिया है? बटरकप। और इसे आप बताएंगे, बोलो एनवायरमेंटल हेटेरोफिली। क्या बोलेंगे? एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? एनवायरमेंटल हेट्रोफिली में जैसे आप बताओ कि भाई ये पानी है, इसमें एक प्लांट ग्रोथ कर रहा है बटरकप। तो ये प्लांट दो एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है। बोलो एक तो है एरियल एनवायरमेंट। तो जो एरियल एनवायरमेंट है ना, हवा वाला, वहां पर लीफ है बोलो ब्रॉड, चौड़ी चपटी, सरफेस एरिया ज्यादा, सही है। लेकिन जो लीफ इसकी कहां है, पानी में, बोलो कटी फटी और रिबन शेप्ड है। क्योंकि जो हाइड्रोफिलिक होती है ना लीव्स, पानी के अंदर डूबी हुई, वो ब्रॉड नहीं होती, रिबन शेप्ड होती है, कटी फटी होती है, ताकि वाटर वेव्स अगर आती है ना तो वाटर करंट के साथ वही लीफ हिल डुल के रह जाती है। अगर सोचो ये लीफ क्या हो, ब्रॉड हो, तो ब्रॉड लीफ पर जब वाटर वेव या वाटर करंट का इफेक्ट आएगा तो फिजिकल डैमेज होने के चांसेस क्या होते हैं? इसलिए पानी के अंदर डूबी हुई लीव्स तो होती हैं कटी फटी और रिबन शेप्ड, लेकिन जो एरियल लीफ होती है वो होती है कैसी?
ब्रॉड, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट एब्जॉर्ब करनी होती है, तो सरफेस एरिया ज्यादा रखती है। प्लांट कितने, एनवायरमेंट कितने, दो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग लीव्स, मतलब एक प्लांट पर दो डिफरेंट लीफ मिल रही हैं डिफरेंट एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करने की वजह से। तो ये भी तो हेट्रोफिली हुआ ना, डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ ऑन द सेम प्लांट, हाँ या ना, लेकिन किस वजह से, तो इसे बोलो एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। क्या बोलेंगे? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई हेट्रोफिली के एग्जाम्पल क्या है, क्या हो गया है बेटा? बहुत सेवा करता है ये, बैठ बैठ बैठ। समझे मेरी बात या नहीं? तो अगर तो हेट्रोफिली का एग्जाम्पल आए तो कॉटन, कोरिएंडर, लार्सपर, बटरकप, हेट्रोफिली। डेवलपमेंटल हेट्रोफिली तो उसमें बेसिकली तीन ही पूछेगा आपसे, अगर पूछेगा तो कॉटन, कोरिएंडर और एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। अब बात आती है कि प्लांट्स में डेवलपमेंट के दौरान कैरेक्टर्स जो डेवलप किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? बोलो, दो फैक्टर काम करते हैं, एक और एक, क्योंकि हमने एक बात बोली, प्लांट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। तो डेवलप कौन करता है, किसके अकॉर्डिंग करता है? तो कितने टाइप के फैक्टर हो गए? एग्जैक्टली। लेकिन एक बात और बताता हूं मैं आपको, प्लांट में और एनिमल में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि हमारे अंदर जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं वो जल्दी से एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट में एनवायरमेंट चेंज आता है, इंटरनल फैक्टर्स में अपने आप ही क्या आता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे तो उसी एनवायरमेंट में सर्वाइव करना है। बाहर बहुत तेज धूप है, आप तो अंदर कमरे में आके बैठ जाओगे, प्लांट को तो वहीं रहना है। बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, आप तो अपने आप को प्रोटेक्टिव एरिया में रख लोगे, लेकिन प्लांट को तो वहीं रहना है। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो इस बात को ऐसे अपने दिमाग में फिट करिए आप अच्छे से कि भाई प्लांट्स में एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। एक्सटर्नल में चेंज आया, इंटरनल में चेंज आया। तो कितने टाइप के फैक्टर यहां जो काम कर रहे हैं? एक, दूसरे, एक, दूसरे, इंटरनल। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? यहां इस बात का खास ध्यान रखिए आप कि जो इंटरनल फैक्टर हैं वो प्लांट के खुद के हैं, जो कि उसके सेल्यूलर लेवल पर उसकी सेल्स ने खुद बनाए हैं, और जो काम सेल के अंदर होता है, बोलो ऐसे, वो सेल के डीएनए के कंट्रोल में होता है। तो आप कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल होते हैं, मतलब डीएनए के कंट्रोल में है। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? अब बताइए कि फैक्टर कितने टाइप के हैं? एक इंट्रिंसिक या इंटरनल, और दूसरे, तो पहले हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रिंसिक, इंटरनल फैक्टर्स को। सही है। इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर जो प्लांट के लिए है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इन शॉर्ट इन्हें पीजीआरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पीजीआरस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या बोलेंगे? पीजीआरस। हमारे सिलेबस में टोटल पीजीआर है 5, जो कि हमें याद करने हैं, समझने हैं। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि सबसे पहले हमें पीजीआरस के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए हैं। देखो आप 247 नंबर पेज पे क्या पढ़ाए हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 पैराग्राफ हैं। देखो आप, इसमें जो पहला पैराग्राफ है उसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के केमिकल कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, और दूसरे पैराग्राफ में फिजियोलॉजिकल, मतलब कि प्लांट पर उनका क्या इफेक्ट है। तो 2 पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में तो केमिकल नेचर, केमिकल फीचर, केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ द पीजीआर है, और दूसरे में फिजियोलॉजिकल, कि भाई प्लांट पर इनका क्या इफेक्ट है। कुछ ग्रोथ प्रमोटर हैं, कुछ ग्रोथ
इनहिबिटर हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो उनके अकॉर्डिंग हम पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही चलते हैं और उसको अच्छे से कवर करते हैं। देखो अब आप, हमारे पास 5 हार्मोन है। पहला हमें याद करना है क्या? ऑक्जीन्स। दूसरे याद करने हैं हमें जिब्रेलिन्स। तीसरे याद करने हैं हमें साइटोकाइनिन्स। फोर्थ हमें याद करना है इथाइलिन। और फिफ्थ हमें याद करना है एब्सिसिक एसिड। कितने हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अगर इनके केमिकल नेचर की बात करें तो आप बताइए कि ऑक्सीजन जो है वो इंडोल एसिड्स हैं। क्या है ये? इंडोल एसिड्स। बोलो, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। तो ऑक्सीजन केमिकली क्या होते हैं? सीधे बैठेंगे भाई सबके सब। क्या हो गया तुम्हें आज? फिर से एनर्जी लेवल डाउन जा रहा है आप लोगों का, है भाई? क्या रिजल्ट आ गया? वो देख लिया तुमने? सही है। और अगर रिजल्ट देखने के बाद ये हालात हैं तो अगले साल भी यही होगा फिर। हाँ, तो फिर रिजल्ट देख के थोड़ा सा होना चाहिए ना कि यार इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए कि ऐसा एनर्जी लेवल ऐसे रहना चाहिए जैसा है अभी। हाँ, तो थोड़ा सा अपने आप को हाई रखिए बच्चे, ठीक है? और मैं हमेशा कहता हूं और कहता ही रहूंगा कि कुछ भी हो जाए, मार्केट में र्यूमर्स फैलते टाइम नहीं लगता। अब चल ही रहा है ना, एज कम कर दी कोई बात नहीं, 17 साल हो गई जी, हो गई 17 साल, लेकिन उसमें 11 महीने कम कर दिए, मान ली कर दिए। अब पेपर, अखबार में न्यूज आई हुई है कि भाई पेपर वो लेगा, एनएमसी लेगा, नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है, तो एमसीआई हो गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कह सकते हैं इसको हम। ये पेपर लेगा, बिल्कुल लेगा। अब क्या हो गया बताओ मुझे इसमें? पेपर तो एनसीईआरटी से आएगा, क्योंकि पेपर उन्होंने 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट का ही तो लेना है, नहीं क्या? तो वो सिलेबस तो यही फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, बस वो डराने के लिए कुछ भी बोल दो। ईमानदार रहिए, समझदार बनिए। आप एक बात याद रखिए कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है, चाहे थोड़ा लेट मिल जाए, लेकिन मिलेगा पक्का। दिमाग में डाल लो ये बात। आप समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बातें करने से सिलेक्शन नहीं होते हैं। और बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, 720 में 720 आ रहे हैं। अब नीट में देखो आप, एक टाइम था कि नंबर आते नहीं थे। अब लोग कहते हैं कि पेपर का लेवल गिर रहा है। मेरा कहना यह है कि पेपर का लेवल ठीक ठाक है, ना गिरा है ना ऊपर गया है। हाँ, सब्जेक्ट वाइज वेरी करती हैं चीजें, कि एक साल बायोलॉजी टफ है तो एक साल फिजिक्स टफ है, एक साल केमिस्ट्री टफ है, ऐसा तो होगा ही। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि तीनों सब्जेक्ट टफ आएंगे, तीनों इजी आएंगे। लेकिन हमें तो उस रैंडमनेस के लिए क्या रहना है? रेडी रेडी रहना है ना बच्चे। और कंपटीशन में हमेशा आगे वही निकलता है जो स्मार्ट स्टडी करता है, क्योंकि आपको एक साल में कितने साल का सिलेबस पढ़ना है। हाँ, सब बातों से दूर हटिए आप। आपको यह समझा दिया जाता है कि पेपर का लेवल क्या है, तो फिर नंबर ले आओ। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे नहीं करना, पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब रिजल्ट आने के बाद अब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस निकल निकल के आएंगी, और बच्चे उनको पढ़ देख देख के देखो। दुखियारी एक है मेरे पास यहाँ। बिना ऑथेंटिसिटी के कोई बात नहीं करनी कभी भी, दिमाग में डाल लो ये बात। ऑथेंटिक बात करेंगे, काम की बात करेंगे, जो हमारे लिए फायदेमंद हो, बस। और आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद पता है क्या है? एनसीईआरटी। इसके अलावा कुछ और सोचो ही मत तुम लोग। जब जिस दिन ये लग जाए कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड सब पूरा क्लियर है, उसके बाद फिर आगे कुछ सोचेंगे, ठीक है? तो एनर्जी लेवल थोड़ा हाई रखिए अपना, ईमानदार रहिए खुद के लिए, दुनिया अपने आप आपके लिए ईमानदार हो जाएगी। दिमाग में डाल लो ये बात। ऑक्सीजन क्या है? इंडोल एसिड्स, IAA और आई जिब्रेलिन्स। बोलो, इनको केमिकली कहा जाता है टर्पीन्स, और ये होते हैं एसिडिक नेचर के, और उस एसिड का नाम है जिब्रेलिक एसिड। ये टर्पीन्स जो हैं, ये आप बायोमोलिक्यूल्स में टर्म सुनेंगे
केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी। अगर बायोलॉजी में एनसीईआरटी के बाहर जाते हैं तो बताते हैं, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना कि ट्रपीन्स बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे हम, लिपिड्स के डेरिवेटिव में पढ़ते हैं। साइटोकाइनिन की बात आती है तो आप बताइए, साइटोकाइनिन को केमिकली काइनेटीन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? या फिर इसका अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नाम देखें तो बोलो N6 फरफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन। क्या नाम दोगे? N6 फरफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन किसका नाम है? अब प्यूरिन, प्यूरिन में बोलो एडेनिन और ग्वानिन दोनों होते हैं, हाँ या ना? तो आप बताना कि जो काइनेटीन है या N6 फरफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन है, ये एडेनिन के डेरिवेटिव होते हैं। किसके? क्या होते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? किसकी बात चल रही है? साइटोकाइनिन्स की। इथाइलिन बोलो एक गैसियस हार्मोन है, कैसा हार्मोन है? मतलब एक गैस है, बोलो C2H4, सही है। और एब्सिसिक एसिड बोलो डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स, याद है क्या? फोटोसिंथेसिस में एसेसरी पिगमेंट थे ग्रीन कलर के साथ, कलरफुल पिगमेंट थे कैरोटिनॉइड्स, उनके डेरिवेटिव हैं कौन? तो आप बताओ टोटल हार्मोन सिलेबस में कितने हैं? पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हाँ, तो ऐसे याद कर लो इनको कि ये जो 5 है इनमें से ऑक्सीजन क्या है? हाँ, जिब्रेलिन्स, टर्पीन्स या जिब्रेलिक एसिड। साइटोकाइनिन, काइनेटीन, या केमिकली नेम क्या है? तो क्या ये प्यूरिन डेरिवेटिव है? प्यूरिन में तो 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, तो उनमें से कैसे डेरिवेटिव है? इथाइलिन एक कैसा हार्मोन है? फॉर्मूला क्या है गैस का? और एब्सिसिक एसिड। और आप बताओ 3 हार्मोन ऐसे हैं 5 में से जो एसिडिक नेचर के हैं, कौन कौन से? सही है, बोलो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन आर ग्रोथ प्रोमोटर्स। मतलब ये ग्रोथ को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। और आप बताइए एब्सिसिक एसिड इज ग्रोथ इनहिबिटर। अब बच्चा क्या याद कर लेता है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बोलो नहीं, इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ प्लांट, दोनों काम करते हैं। रेगुलेटर का मतलब ही यही होता है, गैस के ऊपर होता है ना रेगुलेटर, टैंक पे ऑन भी करता है ऑफ भी करता है। ऐसे यहां प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट ग्रोथ को प्रमोट भी करते हैं, इनहिबिट भी करते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो बच्चा कहता है इथाइलिन किस में आता है? बोलो इथाइलिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो दोनों कैटेगरी में फिट होता है, प्रमोटर में भी और। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि इथाइलिन मेनली इनहिबिटर काउंट होता है, मेनली इनहिबिटर काउंट होता है। अगर बात आ जाए कि भाई इथाइलिन किस में आएगा, तो आप बताइए इनहिबिटर और प्रमोटर दोनों में, लेकिन मेनली टर्म लिखा हो तो। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? एनसीईआरटी कह रही है कि ग्रोथ प्रमोटर्स जो होते हैं वो प्रमोटिंग एक्टिविटीज करवाते हैं। ग्रोथ प्रमोटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोटिंग, प्रमोटिंग जैसे बोलो सेल डिवीजन को प्रमोट करना, इससे ग्रोथ बढ़ेगी, हाँ या ना? बोलो न्यू लीव्स, बर्ड्स, इनका फॉर्मेशन करना। बोलो प्लांट में फ्लावरिंग करवाना। बोलो सीड जर्मिनेशन करवाना, क्योंकि सीड जर्मिनेशन ग्रोथ का पहला स्टेप है, याद करो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लांट ग्रोथ इज सीड, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? एनसीईआरटी लिखती है प्लांट की ट्रॉपिक ग्रोथ। ट्रॉपिक ग्रोथ से मतलब समझो एक्चुअल ग्रोथ प्लांट की जो है।
आप सोचो कि भाई आपने किसी के घर पे ना टमाटर का पौधा देखा था, तो उन्होंने सलाद काट के आपको खिलाया, तो आपको टमाटर बड़ा टेस्टी लगा, तो आपने कहा कि भाई ये तो टमाटर के सीड मेरे को दे दो आप, तो आप उस प्लांट का सीड ले आए घर पे। अब उनके घर पे आपने टमाटर के प्लांट की हाइट देखी थी कि 4 फुट था, वो कितना फुट था। अब क्या हुआ कि आपने वो सीड लाके अपने घर पे लगाया। अब आपने 5, 3, 2, 4 महीने वेट किया, 4 फुट का हुआ ही नहीं, वो 2, 2.25 फुट का ही रह गया बस। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार एक्चुअल वैसी ग्रोथ इस प्लांट ने, वो ट्रॉपिक ग्रोथ होती है, कि जो एक्चुअल ग्रोथ प्लांट की होनी चाहिए उसको उसने किया या नहीं किया। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। और साथ ही साथ एनसीईआरटी लिखती है कि जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं वो पैटर्न फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। प्लांट का पैटर्न, बोलो प्लांट का पैटर्न मतलब मॉर्फोलॉजी। 5 नंबर चैप्टर जो है ना हमारा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वो प्लांट का पैटर्न ही समझाता है। मॉर्फोलॉजी में बोलो रूट, स्टेम और लीफ पढ़ाते हैं हमें। तो रूट जब हम पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि इसमें टैप रूट सिस्टम मिलेगा या एडवेंटेशियस मिलेगा। टैप रूट मिलेगा तो उसमें मॉडिफिकेशन कैसा होगा, है ना। स्टेम आएगा तो स्टेम पर लीव्स आएंगी, तो लीव का अरेंजमेंट कैसा होगा, फाइलोटैक्सी, होल टाइप का होगा, अल्टरनेट होगा या अपोजिट टाइप का। लीफ जो है, लीफ का पैटर्न कैसा है, लीफ के अंदर वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट होगा या पैरेलल होगा, यूनिकोस्टेट है या मल्टीकोस्टेट है, डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट होता है जो फैला हुआ होता है ऐसे साइडों में, कन्वर्जेंट होता है जो आगे जाके किनारों पे मिड रिब जाके जुड़ जाती है, आगे से लीफ तीखी होती है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। फिर लीव्स लगने के साथ साथ इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, फ्लावर लगने का पैटर्न कैसा है, फ्लावर कैसे होंगे, रेसिमोस होंगे या साइमोस होंगे। रेसिमोस होगा तो उसमें क्या है, रेसीम है, स्पाइक है, कैटकिन है, स्पेडिक्स है, अम्बलेटिस है, कोरिम्बस है या कैपिटुलम है। साइमोस है तो कैसा है। इसके अलग अलग पैटर्न है हर प्लांट में फिक्स। प्लांट कैसा है, ट्राइमेरस या पेंटामेरस, मतलब सारे स्टेमन कार्पल 3 3 के ग्रुप में, 5 5 के ग्रुप में। समझ रहे हैं। ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर है। वो पूरा प्लांट का एक पैटर्न होता है, अगर आप एक प्लांट को स्टडी करते हैं पूरे को ऊपर से नीचे तक, मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट जो है वही पैटर्न है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। और ये पैटर्न तभी बनेगा जब ग्रोथ प्रमोटर सही से काम करेंगे, वरना पैटर्न में गड़बड़ी आएगी। तेरे भी पैटर्न में गड़बड़ी। सो रहा है तू पहले बेंच पे बैठ के, सो नहीं रहा है, लिटरली नहीं सो रहा। चलो, लिटरली नहीं सो रहा, वैसे सो रहा है। एक तो अंग्रेजी आ गई और हमें समझा गई सामने वाले से बचने का तरीका। नहीं, लिटरली नहीं सो रहा, वैसे सो रहा हूं। बढ़िया नहीं पढ़ाते सर आप, नहीं। अरे कैसे मान लू मैं, अच्छा पढ़ाता तो सो जाता क्या। क्या पूछूं, चल पैटर्न बता पूरा मॉर्फोलॉजी का शुरू से एंड तक प्लांट का। ये तो मैंने बोला ही नहीं, तू अपनी तरफ से बोल रहा है। एस्टिवेशन तो बोला ही नहीं मैंने पेटल्स का। बहुत तेज बोल रहा था ना मैं, क्योंकि मेरे को वो याद ही नहीं करवाना अभी, क्योंकि मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे तब याद करवाएंगे, अभी उसमें फोकस नहीं है। लेकिन पता होना चाहिए कि पैटर्न का मतलब क्या है। ऊपर से नीचे तक प्लांट देखो आप, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में जितने हम टॉपिक पढ़ते हैं सारे थोड़ी फॉलो करेगा वो। इन्फ्लोरेसेंस में कोई एक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस प्लांट फॉलो करेगा ना, वो उसका पैटर्न है। तो पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब है प्लांट की मॉर्फोलॉजी। वो तभी एक्चुअल आएगी जब उसके ग्रोथ प्रमोटर अच्छे से वर्क करेंगे, हार्मोन्स अच्छे से वर्क करेंगे। दूसरे हैं ग्रोथ इनहिबिटर, जो ग्रोथ को रोकते हैं, जस्ट अपोजिट। सेल डिवीजन करवा रहा है, बोलो ये इनहिबिशन करवाएगा सेल डिवीजन का। सही है। ये बर्ड्स और लीव्स को बनाते हैं, तो ये फॉल करवाते हैं, फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स। यहां एक और बताता हूं मैं, डिले करता है किसमें, सेनेसेंस में। बुढ़ापा लेट आएगा अगर प्रमोटर काम करेंगे तो, लेकिन ये क्या करेगा, सेनेसेंस को प्रमोट करेगा। सही है ना, सेनेसेंस को
प्रमोट करेगा। ये तो चाहेगा कि सीनेसेंस जल्दी आए, बुढ़ापा जल्दी आए। सही है बात या नहीं? ये सीड का क्या करवाते हैं? जर्मिनेशन। तो ये सीड की क्या प्रमोट करते हैं? डोरमेंसी। ये सीड को जर्मिनेट नहीं होने देते। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? ये सब उल्टा कर रहे हैं काम। लेकिन एनसीईआरटी ने एक बात और अच्छी सी लिखी है, पूछो क्या? कि जो इनहिबिटर होते हैं ना, एक लाइन है छोटी सी है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते टाइम इसको मिस कर जाते हैं, लेकिन है बड़े काम की। कि जो बायोटिक और ए बायोटिक स्ट्रेस होता है, बायोटिक और ए बायोटिक स्ट्रेस होता है, उसमें प्लांट को खड़े रहने की एबिलिटी देते हैं। कि बायोटिक ए बायोटिक स्ट्रेस में भी प्लांट अच्छे से वर्क करता है, बढ़िया से। किसकी वजह से? इनहिबिटर की वजह से। अब बात आती है बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस से मतलब क्या है आपका, है ना? उसको मैं समझाऊं तो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। आप बताइए, एक प्लांट है हमारे पास, इस प्लांट पर लीव्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके लीव्स हैं काफी सारी। एग्जांपल ले लो, इस प्लांट पर टोटल लीव्स हैं 100। कितने लीव्स हैं? एनवायरमेंटल कंडीशन बिल्कुल सीधे बैठो भाई सबके सब, फिर लटक गए तुम तो, थोड़ी देर में लटक जाते हो। तुम्हारे तो वो ऋषि मुनि होते थे ना, जो वो लकड़ी का टुकड़ा रख के ऐसे हाथ उस पर रख के ऐसे करते थे, तो वैसे बनवाने पड़ेंगे गर्दन के लिए, है ना? जब आए और बैठे, वो आई चेक करवाने जाते हैं तो वो लगाता नहीं ऐसे करके कि भाई यहां रखो, तो ऐसे करके लगवाने पड़ेंगे सबके गर्दन के नीचे। नहीं एडजस्टेबल। हंस रहे हैं, देखो खुद पे ही हंस रहे हैं। बेइज्जती कर रहा हूं मैं तुम्हारी, देखो फिर भी हंस रहे हैं, सॉरी नहीं बोल रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्लांट है, प्लांट पर लीव्स कितनी है? 100। कितनी है? एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है, प्लांट बढ़िया से ग्रोथ कर रहा है, खुश है। कंडीशन बदल गई, ऑटम आ गया, एनवायरमेंटल कंडीशन, प्लांट दुखी हो गया। प्लांट कहता है यार एनवायरमेंटल फैक्टर तो केवल 10 लीव्स को अच्छे से ग्रोथ करवाने के लिए हैं। कितने को? 10 लीव्स को अच्छे से ग्रोथ करवाने के लिए। मेरे पास लीफ कितनी है? 90 लीव्स का क्या करूं, तो समझ नहीं पा रहा। एफसीसी एसिड कहता है चिंता मत कर, मैं हूं ना, वो 90 लीव्स गिरा देता है। प्लांट को पूछता है अब कितने का? 10 का। मस्त रहे फिर। तो ये एबायोटिक स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल कंडीशंस का बदलना। एनवायरमेंटल कंडीशन बदलती है, प्लांट का सर्वाइवल जो है बच्चे, उसमें प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए उन लीव्स को उसने क्या कर दिया? गिरा दिया। ये एबायोटिक स्ट्रेस है, जिसे कि दूर कर दिया किसने? एब्सिसिक एसिड ने। वहीं आप सोचो, एक लीफ है, मान लो ये वाली जो लीफ है ना, ये वाली लीफ, इस लीफ को ना किसी बैक्टीरिया ने या वायरस ने इंफेक्ट कर दिया। कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल चल रही है, एनवायरमेंटल कंडीशन शानदार है ग्रोथ के लिए, प्लांट बड़ा खुश है कि 100 लीफ है, बढ़िया एनवायरमेंटल कंडीशन है, अच्छी ग्रोथ चल रही है, मजा आ रहा है। लेकिन किसी एक लीफ को बैक्टीरिया ने या वायरस ने क्या कर दिया? अब वो वायरस या बैक्टीरिया कह रहा है कि अभी तो एक ही लीफ में फैला हूं, अभी पूरे प्लांट में फैलूंगा धीरे धीरे। प्लांट स्ट्रेस में आ गया कि अब क्या करूं, डर गया। अब एब्सिसिक एसिड कहता है चिंता मत कर, मैं हूं ना, वो उस लीफ को गिरा देता है। अब एब्सिसिक एसिड उस इंफेक्टेड लीफ को क्या करता है? गिरा देता है, और प्लांट को उस बायोटिक स्ट्रेस से। बट ये बायोटिक स्ट्रेस ही तो है। नहीं समझ रहे मेरी बात? मतलब इनहिबिटर भी उतने ही जरूरी हैं जितने की प्रमोटर जरूरी हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो पढ़ के देखो बच्चे, आप कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पैराग्राफ जो है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पैराग्राफ है, उसको जल्दी से पढ़ेंगे, फिर हम डिस्कवरीज की बात करेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है साथ साथ। फुर्ती से पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को ही दूसरा नाम दिया है क्या? फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स। पढ़ दिया भाई?
पढ़ दो बेटा, जल्दी से पढ़ दो। एब्सिसिक, एब्सिशन फॉल ऑफ द लीफ। सेंसेशन, सीनेसेंस का मतलब तो हो गया बुढ़ापा, और एब्सिशन का मतलब हो गया फॉल। एब्सेशन ऑफ लीफ, एब्सेशन ऑफ बर्ड, एब्सेशन ऑफ फ्लावर, एब्सेशन ऑफ फ्रूट, मतलब गिर जाना। बस, चलो फिर अब पढ़ते हैं डिस्कवरीज। कुछ पूछना है क्या? है बेटा? डॉर्मेंसी मतलब होता है जर्मिनेशन ना होना। बर्ड और सीड का जर्मिनेशन, बर्ड और सीड की डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी जब इंटरनल फैक्टर की वजह से जर्मिनेशन ना हो, और एब्सिसिक एसिड प्लांट का खुद का फैक्टर है। एब्सिसिक एसिड प्लांट सेल खुद बनाती है, बाहर से थोड़ी मंगवाती है। तो ये जब जर्मिनेशन को रोकेगा तो उसको क्या बोलेंगे? डॉर्मेंसी। और जब जर्मिनेशन एनवायरमेंट की वजह से नहीं होता तो उसको क्यूसेंट फेज, रेस्टिंग फेज कहते हैं हम। हुई थी बात इसके बारे में इंट्रोडक्शन में, याद है आपको या नहीं? हाँ, तो अब बात करते हैं डिस्कवरीज ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। एनसीईआरटी कह रही है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में बात तो डार्विन के टाइम से चल रही है। कब से? डार्विन ने कहा नेचुरल सिलेक्शन, कि प्लांट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। प्लांट्स अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, हाँ या ना? तो प्लांट करते हैं ना, इसका मतलब प्लांट के अंदर कोई ऐसा फैक्टर काम कर रहा है जो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट डेवलपमेंट कर रहा है? नहीं? यस और नो? तो बात तो बिल्कुल ठीक थी। तो बात तो बोलो तब से चली आ रही है, लेकिन किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर उनके बेटे की बात आई कि फ्रांसिस डार्विन ने कैनरी ग्रास पर एक्सपेरिमेंट करते हुए रेगुलेटर्स के बारे में हमें बताना शुरू किया। लेकिन फिर भी उन रेगुलेटर्स के कोई नाम या कैसी कोई कैलकुलेशन नहीं बैठी। लेकिन धीरे धीरे जब आगे साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे प्लांट्स पर, तो कोइंसिडेंसली क्या डेवलप मतलब डिस्कवर हो गए? डिस्कवर हो गए ग्रोथ रेगुलेटर्स। मतलब ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, समझना मेरी बात को आप। एक्सपेरिमेंट चल रहे थे किसी और काम की स्टडी के लिए, लेकिन कोइंसिडेंस बैठा कि साथ में डिस्कवर कौन हो गए? ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स के लिए पर्टिकुलर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी ने कि भाई इनकी डिस्कवरी कोइंसिडेंस है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इनके लिए था ही नहीं। जैसे सबसे पहले मैं डिस्कवरी की बात करूं तो मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा, और ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट हम एफडब्ल्यू वेंट को देते हैं। किसको देते हैं? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट ओट सीडलिंग पर किए। किस पर? अच्छा, 5th 6th क्लास तो सबने पास करी है ना? आपकी साइंस की बुक में ना एक टीचर ने पढ़ाया था कि भाई बंद कमरे में एक प्लांट रखा था हमने, कुछ दिन कमरा बंद करके हम बाहर चले गए, लेकिन रोशनदान खुला था, है ना? यहां से लाइट अंदर आ रही थी, थोड़े दिनों बाद हमने आके देखा तो प्लांट लाइट की तरफ मुड़ जाता है। उस दिन पहला दिन था जब हमें पता चला कि प्लांट्स में फोटोट्रॉपिक ग्रोथ होती है। बस इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था किसने? एफडब्ल्यू वेंट ने। और इनके एक्सपेरिमेंट को अवेना कर्वेचर टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि इनके एक्सपेरिमेंट थे ऑन ओट सीडलिंग, ऑन, और ओट का जो जीनस है वो अवेना है। ओट का जो जीनस है वो क्या है? अवेना है। तो टेस्ट का नाम हो गया अवेना कर्वेचर टेस्ट। क्या नाम हो गया? अवेना कर्वेचर टेस्ट। उसके बारे में हमने पढ़ना है, एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन है अवेना कर्वेचर टेस्ट पर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इसलिए आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया गया है डायग्राम के साथ। थ्योरी में कम है लेकिन डायग्राम प्रॉपर है, तो उसमें उसको पढ़ेंगे बढ़िया से। आप बताइए कि भाई एक सीडलिंग है, ये क्या है? इस सीडलिंग पर इन्होंने एक साइड से क्या गिराई? लाइट गिराई, बोलो। तो एक तरफ से तो लाइट आ रही है, तो दूसरा पार्ट कैसा है? डार्क है, हाँ या ना? तो थोड़े टाइम के बाद इन्होंने देखा कि जो प्लांट है ना, प्लांट, बोलो, वो लाइट की तरफ क्या हो गया? मुड़ गया। सही है, लाइट की तरफ। लेकिन ऐसे देखो, ये प्लांट था, इधर से क्या आ रही है? ऐसे नहीं मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया।
मतलब ध्यान देने की बात यह है कि केवल टिप जो था वो लाइट की तरफ बेंड हो रहा था, जो वो किस तरफ बेंड हो रहा था, किस तरफ बेंड हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई प्लांट फोटोट्रॉपिक ग्रोथ करते हैं और प्लांट में फोटोट्रॉपिक ग्रोथ उसके टिप की वजह से होती है, प्लांट में फोटोट्रॉपिक ग्रोथ उसके। तो इन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में पता क्या किया, टिप उड़ा दिया, और फिर जब इस प्लांट को क्या दी, प्लांट मुड़ा ही नहीं लाइट की तरफ, क्योंकि टिप तो इसका मतलब यहां से प्रूव हुआ कि प्लांट में जो फोटोट्रॉपिक ग्रोथ होता है। टोपी वाले भाई क्या हो गया, क्या कह रहा है, बता मुझे बता, क्या चाहिए, खड़ा हो, है किसके लिए, तो घर से लेके क्यों नहीं आता, मांग मांग के काम कब तक चलाएगा। दे भाई उसको क्या चाहिए, है तो तेरे पास। लड़ने आए हैं हम, हथियार लाए नहीं, दुश्मन को कह रहे हैं कि तेरी तलवार दे दे एक, मेरे को एक्स्ट्रा है तेरे पास। हाँ तुम्हारे साथ बैठा तुम्हारा कॉम्पिटिटर ही तो है, तो नहीं क्या भाई, आप अंदर ऐसे समझो कि जैसे जितने मर्जी पक्के दोस्त हो आप, लेकिन एक के नंबर अगर ज्यादा है तो दूसरा अंदर से दुखी है बेचारा। नहीं समझ रहे आप मेरी बात, क्योंकि कंपटीशन इसी को कहते हैं, चाहे दो बहनें क्यों ना हो। हाँ ऐसे भी होता है, तो कंपटीशन इसी को ही कहते हैं, नहीं कहते क्या। तो बिल्कुल, तो जो आपके साथ बैठा है वो आपका क्या है, कॉम्पिटिटर। उससे पेन मांगोगे तो पेन देगा जरूर, लेकिन लेके भी आया है, वो ऐसा पेन लेके आया जो चलते चलते बीच बीच में रुकता है, जो आपको इरिटेट करे। नहीं समझ रहे आप मेरी बात, क्योंकि वो तो चाहता है कि इसको चीजें अच्छे समझ में ना आए, कम से कम मेरे कॉम्पिटिटर कम हो जाए। रेस जीतने के दो तरीके होते हैं, या तो ये कि रेस जीतने के लिए मैं दूसरे दौड़ने वाले बंदे से थोड़ा अच्छा दौड़ जाऊं, हाँ या ना, या जो मेरा कॉम्पिटिटर उसकी टांगे तोड़ दूं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात। तो पॉजिटिव अप्रोच पहले वाली है कि जो आपके साथ दौड़ रहा है उससे आपको थोड़ा सा अच्छा करना है बस, सब बढ़िया होगा। और नेगेटिव अप्रोच होती है कि भाई टांगे तोड़ दो इसकी, और आजकल दुनिया ज्यादा वही कर रही है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात। हाँ तो इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन की फीलिंग में आइए, और 5 मिनट खराब कर दिए क्लास के तूने। चले आगे। तो जैसे इन्होंने टिप यहां से क्या किया, काट दिया, तो बोलो प्लांट लाइट की तरफ बेंड। तो इन्होंने कहा हो ना हो, प्लांट के अंदर जो फोटोट्रॉपिक ग्रोथ होती है वो उसके टिप की वजह से होती है। किसकी वजह से, मतलब फोटोट्रॉपिक ग्रोथ होने के लिए टिप का होना। वेरी गुड। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो सीडलिंग था ना, ओट सीडलिंग, ये ओट सीडलिंग ऐसे है ना, एक तरफ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, सही है। इसको इन्होंने क्या किया, ऊपर से ना एक कैप से कवर कर दिया, बोलो टिप हटाया नहीं, ध्यान देना बात पे, टिप को हटाया नहीं उन्होंने, क्या कर दिया, एक कैप से कवर कर दिया इसको, हो गया कवर, हाँ या ना। अब इन्होंने क्या किया, इसको लाइट दी, और नोटिस किया कि प्लांट लाइट की तरफ बेंड। उन्होंने कहा केवल टिप हो जाने से ही जरूरी नहीं है कि प्लांट की तरफ, लाइट की तरफ प्लांट बेंड हो जाए, उस टिप को लाइट मिलना भी। यहां तो टिप ही नहीं था, यहां टिप है लेकिन टिप को लाइट नहीं मिल रही, क्योंकि ऊपर से क्या डाल दी है, लेकिन वो कैप जो है वो ट्रांसपेरेंट कैप, जिससे कि टिप को क्या नहीं मिल रही, और प्लांट का जो टिप है वो लाइट की तरफ बेंड। तो उन्होंने कहा कि टिप का होना जरूरी है, और टिप को लाइट। इसको कैसे प्रूव किया इन्होंने, इन्होंने फिर से बोलो, ये जो ओट सीडलिंग है ना, ये ओट सीडलिंग, इस पे कैप जो लगाई वो कैप कैसी थी, एग्जैक्टली exactly। और ट्रांसपेरेंट कैप लगी, तो ट्रांसपेरेंट कैप लगने के बाद आप बताएंगे कि जो प्लांट का टिप है वो लाइट की तरफ क्या हो गया, लाइट की तरफ।
बेंड हो गया ऐसे। तो उन्होंने देखो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। पहले प्लांट को लाइट दी, प्लांट बेंड हो गया, नेचुरल कंडीशन है, टिप बेंड हुआ। इन्होंने कहा कि हो ना हो प्लांट के अंदर जो फोटोट्रॉपिक ग्रोथ होती है वो उसके टिप से होती है, सही है। फिर इन्होंने टिप को हटा दिया, टिप हटाया तो बोलो प्लांट बेंड। तो उन्होंने कहा कि देखा, मैंने कहा था टिप की वजह से ही होता है। फिर उन्होंने टिप रखा लेकिन टिप को क्या नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि टिप हो जाने से नहीं, टिप के प्रेजेंट होने के और साथ ही साथ उसको लाइट मिलने से बेंडिंग होगी। फिर जैसे इन्होंने उसको ट्रांसपेरेंट कैप दी, ट्रांसपेरेंट कैप से कवर किया तो प्लांट लाइट की तरफ बेंड हो गया। तो अल्टीमेटली टिप की वजह से होती है फोटोट्रॉपिक ग्रोथ, और टिप जो है वो लाइट की प्रेजेंस में ये काम करता है। हाँ या ना, यस और नो? अच्छे से। ये एक्सपेरिमेंट था प्लांट की फोटोट्रॉपिक ग्रोथ को समझाने के लिए। किसको? और इससे समझ पता है क्या गए हम? ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो गई इससे। इन्होंने आगे चल के प्रूव किया कि हो ना हो प्लांट की फोटोट्रॉपिक ग्रोथ के लिए जो केमिकल बनता है वो प्लांट के टिप में बनता है। बताओ फ्यूचर में जाके उस केमिकल के बारे में हमें पता चला कि वो केमिकल क्या है, इसलिए ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसके पास है? और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अवेना कर्वेचर टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? होता क्या है कि जब प्लांट को हम लाइट देते हैं ना, लाइट, तो प्लांट के लाइट वाले पोर्शन में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम क्या है? सही है बात या नहीं? यस और नो? अब मुझे यह बताओ कि प्लांट किस तरफ बेंड हो रहा है? किस तरफ बेंड हो रहा है? तो इसका मतलब प्लांट की ग्रोथ ज्यादा किस तरफ है? समझ गए मेरी बात या नहीं? बताओ, अब लाइट की तरफ प्लांट जब बेंड हो रहा है तो प्लांट का कौन सा पार्ट ज्यादा ग्रोथ कर रहा है? डार्क वाला, लाइट वाला? कौन सा वाला? डार्क वाला। ग्रोथ ज्यादा किसकी है? हाँ, तभी तो लाइट की तरफ बेंड हुए हो आप सोचो, मैं अभी सीधा खड़ा हूं, खड़ा हो जाए वहां पे, बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे। कई बार होता है ना, क्यों सर? तो बता दूं, चलो सुनो मेरी बात। अब प्लांट की ग्रोथ ज्यादा किस तरफ है? डार्क वाली साइड में। अभी मैं सीधा खड़ा हूं, मेरे को वेट दो आप 20, 30, 50, 60, 70 किलो, और मेरे राइट शोल्डर पे रखो, मेरे को सीधे खड़े रहना है, तो मैं किस तरफ बेंड होऊंगा? मतलब जिस तरफ वेट ज्यादा है उसके अपोजिट साइड में। तो मैं बेंड किस तरफ हो रहा हूं? लाइट की तरफ। और प्लांट को सीधे खड़े रहना है, इसका मतलब डार्क साइड में ग्रोथ क्या है? ज्यादा, और लाइट साइड में ग्रोथ क्या है? तो डार्क साइड में ग्रोथ ज्यादा और लाइट वाले में ग्रोथ, तो प्लांट ऐसे झुकता है ताकि सीधा खड़ा रहे। तो ग्रोथ ज्यादा किधर है? ऑक्सीजन ज्यादा किधर बनता है? लाइट वाले पार्ट में बनाया है यार। बिना लाइट के ऑक्सीजन बना ही नहीं सकते आप। बिना लाइट के ऑक्सीजन बना नहीं सकते आप। बच्चा कहता है ये तो गड़बड़ कर रहे हो आप, ऑक्सीजन बनता लाइट की प्रेजेंस में है, ग्रोथ ज्यादा डार्क में करवा रहे हो, ऐसा कैसे? तो मैं आपको क्लियर करता हूं। बोलो हार्मोन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, केमिकल स्टिमुलेटर्स रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट। बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं हमें ये। आप बताओ, ऑक्सीजन बनता है लाइट की प्रेजेंस में लेकिन ज्यादा बनता है, फिर यहां से ये ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा बहुत ट्रेवल कर जाता है डार्क वाले पोर्शन में। तो डार्क वाले पोर्शन में ये जो थोड़ा ऑक्सीजन गया है ये काम करता है, लेकिन लाइट वाले पोर्शन में जो ऑक्सीजन बनता है, बोलो ऐसे, लाइट उस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कर देती है। तो ऑक्सीजन का सिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में? क्लियर है बात या नहीं? फिर वहां से लाइट वाले पार्ट से थोड़ा ऑक्सीजन कहां गया, और जो थोड़ा ऑक्सीजन डार्क वाले पार्ट में गया वो तो काम करता है, और लाइट वाले पार्ट का ऑक्सीजन क्या हो जाता है? और जैसे ही वो ऑक्सीडाइज हुआ तो उसका काम खत्म। तो बोलो लाइट वाले पोर्शन में ग्रोथ और डार्क वाले पोर्शन में ग्रोथ, और प्लांट किस तरफ बेंड हो गया?
समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसके पास है? कौन से प्लांट से है? अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ऑक्सीजन डिस्कवर्ड, बोलो फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। पेज पलटो 248 पे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पहली हेडिंग है, नीचे पहली लाइन है ऑक्सीजन की, सही है ना? पहली बार ऑक्सीजन आइसोलेट कहां से हुआ? ह्यूमन। लेकिन 247 की लास्ट लाइन पढ़ो, है ना? फिर बच्चा कहता है सर यहां आइसोलेटेड और सीडलिंग लिखा है। मैं कह रहा हूं अगर सीधा आएगी पहली बार आइसोलेटेड कहां से है? ह्यूमन यूरिन से। लेकिन ह्यूमन तो एनिमल है और ऑक्सीजन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, तो फर्स्ट टाइम प्लांट से कहां से डिस्कवर हुआ, मतलब आइसोलेट हुआ? हाँ, तो फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेटेड फ्रॉम, पहली बार आइसोलेट कहां से? प्लांट में। कहां से? समझ रहे हैं बात या नहीं? भाई है ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और आइसोलेट कर रहे हो ह्यूमन यूरिन से, तो सही बात नहीं है ना? पहला प्लांट कौन सा है जिससे आइसोलेट किया? एग्जैक्टली। चलो मिलते हैं कल, यहीं से शुरू करेंगे।